है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं जिससे सारी जानकारी आप समय रहते मिल सके आपको। हमारे आज के विषय रहेंगे, पहले आपको जानकारी देंगे बदलते मौसम में किस तरीके से हमारे जो पशु हैं उनका रखरखाव आपको करना है और साथ ही बकरी पालन उद्यमिता विकास के बारे में भी। दोनों विषय हमारे आज के बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव और बकरी पालन यानी उद्यमिता विकास, इसके तहत आप कैसे कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इसके साथ ही आप हमारी मेल आईडी नोट कर सकते हैं, इस पर भी आप अपना सवाल जो है हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही जो सवाल आते हैं उनको भी हम लगातार अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और आपके सवालों पर आपको जवाब देने के लिए, आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा शरण जी। आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर नेहा। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। आपका भी स्वागत डॉक्टर मनोज। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हमारे जो दोनों विषय है बेहद खास है, लेकिन पहले अगर हम बात करते हैं पशुपालन क्षेत्र की, किस तरह का जो रखरखाव अगर हम करें तो उसके तहत ही हमारी जो लागत है वो कम होने लगती है और मुनाफा हमारा बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे में जानकारी होनी बेहद ज़रूरी। और इस बारे में यहाँ सबसे पहले डॉक्टर नेहा आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो मौसम है वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बदल रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई तरह की बीमारियाँ भी आने लगती हैं। या जो प्रमुख बात है, किस तरह का रखरखाव हमें पशुओं का करना चाहिए। हाँ जी मुकुल, आपने सही कहा। जैसे अब मौसम बदल रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है ऐसे पशुओं को भी गर्मी लगती है। जब बाहर के मौसम का में गर्मी बढ़ती है तो पशु का अंदरूनी तापमान भी बढ़ता है। बाहर की गर्मी से पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तो जो दुग्ध उत्पादन है वो उसमें कमी हो जाती है। पशु खाना कम खाता है, पशु चारा कम खाता है, पशु पानी भी कम पीता है और कई तरह की बीमारियाँ, बाह्य परजीवी, ये सब भी गर्मी के मौसम में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक पशु के लिए भी काफ़ी चुनौतियां हैं जो उसके सामने रहती हैं बदलते मौसम के साथ ही। फिर चाहे जो बाह्य परजीवी हैं उनकी वजह से अलग अलग रोग बीमारियों की संभावना हो, या किस तरीके से जहां हम रखरखाव की बात करते हैं तो उनका जो आवास है वहां पे किस तरह की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए इस मौसम में, सारी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नज़र डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मार्च के माह से तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं की खास देखभाल करें। इस समय दिन में धूप तो सुबह शाम तापमान कम होता है। इस तापांतर का पशु की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70 से 90% पानी होता है, जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसीलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस समय भी पशुओं को संतुलित आहार दें, अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पानी पिलाना भी बेहतर होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो।
साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म ना रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। तो जाना आपने इस बदलते मौसम में किस तरीके का रखरखाव आवश्यक हो जाता है पशुओं के लिए, जिससे उनकी सेहत जो है वो ठीक रह सके और वो लगातार निरोगी रह सकें। क्योंकि अगर पशु निरोगी रहेंगे तो हमें और अच्छा लाभ उनके ज़रिए मिल सकेगा। और ख़ास ही जब हम बात करते हैं लाभ के लिए, तो गरीब की गाय कही जाती है बकरी। बकरी पालन से कैसे उद्यमिता विकास आज के समय में हो रहा है, क्योंकि कई फ़ायदे बकरी पालन से जुड़ के हमारे बकरी पालकों को हो रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर मनोज आपसे हम जानना चाहेंगे। आज के समय की अगर बात की जाए तो अब तो बाकायदा वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन होता है और उसके बाद अलग अलग तरीके से हम मान सकते हैं कि जो फ़ायदा है वो लगातार हमारे जो किसान हैं उनको मिल रहा है। एक मुझे तो ठीक से आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, तो मनोज जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही है। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके का फायदा हो सकता है किसानों को बकरी पालन करके। सर ये स्टूडियो से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे। आपकी चलिए आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। अभी फिलहाल जैसा आप कह रहे हैं कि अब आपको आवाज़ सही नहीं मिल रही है, आपके पास दोबारा हम लौट कर आएंगे। लेकिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो अगर बकरी पालन से जुड़ते हैं किस तरह का लाभ उनको हो सकता है। और इसके साथ साथ सरकार की अलग अलग योजनाएं भी चल रही हैं जिसमें आपको अनुदान दिया जाता है, जिससे अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और जहाँ से डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, आगे इनसे हम जानकारी लेंगे। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो लगातार चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे किसान हैं उनको ऋण की सुविधा हो जाती है और किस तरह का प्रबंधन यहाँ भी उन्हें अपनाना चाहिए, सारी जानकारी उनको मिल जाती है। और जानकारी इनसे लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर भी। पशुपालन में बकरी एक ऐसा पशु है जो कम से कम खर्च और संसाधन में किया जा सकता है। इसे 2 बकरियों से भी शुरू किया जा सकता है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसमें अन्य पशुओं की तरह ज्यादा समय नहीं देना होता। इसीलिए ग्रामीण परिवेश में महिलाएं घर और खेत के काम के साथ साथ बकरी पालन भी आसानी से कर लेती हैं। इसे और सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने भोजन व चारे के विकास सहित ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर गहराई से ध्यान दे रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन से जुड़ी उद्यमिता से कई किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही अधिक उत्पादन देने वाले लगभग 7.25 लाख पशुओं को जोखिम प्रबंधन के तहत कवर किया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चारे से जुड़े उद्यमियों को तैयार कर उन्हें बढ़ावा दिए जाने से देश में चारे और चारे के बीज की उपलब्धता कई गुना बढ़ाई जा रही है। वहीं रोग निरोधी टीकाकरण के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना की भी काफी मदद मिल रही है। इससे बकरियों में पीपीआर के कारण किसानों को होने वाले 8,900 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान को रोका जा सकेगा। तो जाना आपने कैसे बकरी पालन से आपको मुनाफा हो सकता है। और इसमें जो बड़ी समस्या रहती है पीपीआर रोग, एक महामारी बकरी पालन की, और ऐसे में अगर वहाँ हम अगर उसकी रोकथाम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल सर ये था कि जैसे भैंसों को जो उनका रहता है कमरा, तो उसमें सर हम लोग पंखे या कूलर की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करें? और दूसरा सवाल ये था सर कि भैंसों को कितनी बार नहलाना चाहिए? और गर्मियों में क्या होता है ना कि गाय और भैंसों में कितना कुछ भी करें हम, लेकिन दूध कम हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या करें कि दूध कम ना हो गर्मियों के मौसम में? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो दोनों सवाल पूछे हैं उसमें आपका जवाब भी है। मैं चाहूँगा फिलहाल डॉक्टर नेहा आप इनको जवाब दें, जो दोनों सवाल हैं कि किस तरीके से प्रबंधन हम करना चाहिए, कूलर या पंखे की इतनी आवश्यकता अगर होती है, और जो दूध उत्पादन कम हो जाता है उसमें क्या किया जाए? देखिए गर्मी बढ़ने के साथ पशु जहाँ रहते हैं आवास में वेंटिलेशन का जो है वो प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे विपिन जी ने बताया कि वो कूलर पंखे का अरेंजमेंट नहीं कर
पाते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि जो आवास उन्होंने अगर बनाया नहीं है और वो टेम्परेरी है, तो उसको उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बनाएं, ताकि पूर्व से पश्चिम में जो धूप चलती है उससे वो बचाव हो जाए और हवा की डायरेक्शन में वो आ जाएं। दूसरा, जो हम टीन की छत बना लेते हैं उससे गर्मी होती है। एक तो ऊंची छत बनाएं, उससे भी वेंटिलेशन में आराम रहेगा, और एक टीन की छत अगर है तो या तो टीन की छत ना बनाएं, और अगर टीन की छत बनी हुई है तो उस पे ऊपर पराली या सूखी घास डालकर जी उसका इंसुलेशन थोड़ा सा कर दें, जिससे जो डायरेक्ट धूप की वजह से गर्मी अंदर आवास के अंदर उत्पन्न होगी वो खत्म हो जाएगी। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि दूध उत्पादन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब बाहर वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है तो पशु स्ट्रेस में आ जाता है, हीट स्ट्रेस जिसको कहते हैं। वो अगर हीट स्ट्रेस को टाइमली अगर नहीं आप करोगे इंटरवेंशन, उसमें टाइमली उसको नहीं देखोगे कि उसको हीट स्ट्रेस है, तो वो हीट स्ट्रोक में चेंज हो जाएगा। जी। जैसे ही गर्मी बढ़ती है दूध उत्पादन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि पशु चारा कम खाता है। चारा जितना जो पशु खाता है उसी से दूध बनता है। जब पशु चारा कम खाता है गर्मी की वजह से, इसीलिए दूध उत्पादन में भी कमी हो जाती है। दूसरा, खनिज लवण भी जो है, खाना भी कम खाता है, खनिज लवण भी कम मिल रहे हैं, तो दूध उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ऐसे में अगर हीट स्ट्रेस के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो एक नहीं 2 बार भी आप अपने पशु को नहला सकते हैं, जिससे स्ट्रोक से वो बच सके। दोपहर को ना नहलाएं, धूप के टाइम पे, सुबह शाम नहलाएं 2 बार, और चलते पानी में नहलाएं। हम क्या करते हैं, बाल्टी भर पानी से नहला देते हैं, उससे जो है पशु की पूर्ति नहीं होती, शरीर पूरा ठंडा नहीं होता। तो रनिंग वाटर में पाइप चला के, या अगर पाइप अवेलेबल नहीं है और पानी कम मात्रा में आपके पास उपलब्ध है, तो आप स्प्रिंकलर फव्वारे से नहला सकते हैं, जिससे ज़्यादा पानी पशु के शरीर पे पड़े और पशु का तापमान जो है नियंत्रण में आ जाए। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से अलग अलग विकल्प हमारे पास हैं। फिलहाल नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो बाद हमें इनको भेज देना चाहिए। तो हमारे बच्चा पैदा होते हैं, मेमन पैदा होते हैं, तो उसमें जो खसी होते हैं, तो ये अगर अंडू खसी होता तो सस्ता बिकाता है, बढ़िया किसी महंगा बिकाता है। तो हमारा जो मेमन है तो कितने दिन के बाद हमें बढ़िया करा देना चाहिए। जी, नवजात की देखभाल के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, मेमने के बारे में? जहाँ तक सवाल इनका हम समझ पाए हैं, आइए डॉक्टर मनोज का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज, जानना चाहेंगे आपसे, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और जानना चाह रहे हैं कि जो बकरी के बच्चे हैं, जो मेमना हैं, उसकी शुरुआती तौर पे किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है? सर, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो जो आपके जो स्टूडियो में उसकी। चलिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे। जो आपको असुविधा हो रही है, क्योंकि लगातार जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जब भी हमारे जो नवजात शिशु हैं उनकी किस तरह की देखभाल हमें करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी आहार और आवास जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ जी, जैसे मेमने के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो मेमना जो है साइज़ में, वज़न में अगर कम है तो उसका और ध्यान रखना पड़ता है। मान लो सर्दियों में बच्चा पैदा हुआ है, अभी ये बता रहे हैं गर्मियों में, तो उसको अभी गर्मी के स्ट्रेस से बचाने की ज़रूरत है। उसको भी छायादार जगह में रखा जाए, बहुत ज़्यादा पंखे या कूलर के नीचे भी ना रखें, पर छाया में रखें। धूप से एक्सपोजर उस बच्चे का बचाएं, और माँ का दूध जो है उसको दिया जाए। अगर माँ का दूध, कई बार होता है पशु बीमार हो गया, मान लो बकरी बीमार हो गई और वो माँ का दूध वो सकल नहीं कर पा रहा है, तो उसको बॉटल से आर्टिफिशियली दूध पिलाएं। और पेट के कीड़ों की दवाई जो है 1 महीने का होने के बाद उसको दें, क्योंकि पेट के कीड़ों की वजह से ज़्यादातर बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, चाहे गाय भैंसों के हों चाहे बकरियों के हैं, वो मर जाते हैं। दूसरा, PPR वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो टाइम से करा लें। वो निकटतम पशु चिकित्सालय में वो जाएंगे तो शीप गोट की सब वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने अवेलेबल करा रखी हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आती हैं, वो आपके पशु चिकित्सक जो हैं आपको बता देंगे, आप वहां जाकर वो लगवा लें। तो टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है पशुओं में। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर ने एक सवाल हमें ईमेल के माध्यम से आया है। ये हैं अजय कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से। उनका सवाल है कि हमारे यहाँ गाय और भैंस की कौन सी नस्ल ठीक रहेगी जो कि अधिक दूध दे सके, अधिक दूध उत्पादन के लिए, और इसके साथ साथ जो ऋण है क्या वो इनको मिल सकता है उस पर? मुजफ्फरपुर बिहार से ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे हरियाणा में हरियाणा और साहिवाल, बिहार में नीली रावी और
शायद साहिवाल भी मिल जाती है, गिर जो है गुजरात की है, तो साहिवाल जो ज़्यादा दूध देती है। लोकली जो बिलाही जिनको कहते हैं, नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स जो हैं वो भी बिहार में मिलती हैं। अगर इनको हाई प्रोडक्शन वाली चाहिए तो हॉल्स्टन फ्रीजन या जर्सी जो क्रॉस ब्रेड काउज हैं उनको रख सकते हैं। वो दूध ज़्यादा देती हैं, पर उनके रखरखाव में थोड़ा सा यूँ ध्यान रखना पड़ता है कि वो विदेशी गायें हैं, वो गर्मी जो स्ट्रेस है, गर्मी का स्ट्रेस वो झेल नहीं पाती हैं, तो उनके लिए गर्मी से बचाने का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा, ऋण उनको मिल सकता है गायों के लिए स्पेसिफिकली। गौ संवर्धन की जो योजना चली हुई है सरकार की, उसके तहत गायों के ऋण में 50% का अनुदान उनको मिलता है। अगर गायों का वो नहीं कराते हैं, डेयरी यूनिट का वो कराते हैं, तो भी वो गाय भैंस दोनों के मिक्स करके डेयरी यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार से उनको अनुदान मिलेगा और बैंक उनको लोन देगा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो ऋण की सुविधा है वो आपको मिल सकती है। और ख़ासतौर से जब हम पशुपालन क्षेत्र की बात करते हैं डॉक्टर नेहा, तो यहाँ ना सिर्फ जो प्रशिक्षण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद एक शायद सरलता हो जाती है, फिर चाहे ऋण की हम बात करें या किस तरह का मैनेजमेंट या प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, जो ख़ासतौर से आज के समय में जो युवा किसान हैं, जो युवा पशुपालक हैं, वो उनका एक अलग रुझान नज़र आता है। लगातार कोशिश उनकी ये रहती है कैसे पशुपालन क्षेत्र के ज़रिए अच्छा मुनाफा वो ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो 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 जी, रजनी जी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मैं अपनी भैंस के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो मतलब 8-9 महीने पहले ब्याई थी और अब दोबारा मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो रही है जी। तो जैसे वो कहते हैं भाई डोका भी कर रही है, पतले तार भी दे रही है, पर वो बोल नहीं रही है मतलब उसको। जी चलिए, लग रहा है कि हीट में आ रही है लेकिन वो गर्भित नहीं हो पा रही है, ऐसे में क्या किया जाए अपने? हाँ देखिए रजनी जी, एक तो बात ये है कि वो हीट में आ रही है वो आपको पता नहीं चल रहा है, वो साइलेंट हीट में है या हीट में नहीं आ रही है, दो अलग अलग बातें हैं। अगर वो साइलेंट हीट में है तो आपको जब वो लास्ट ब्याई थी उसके 21 दिन के हिसाब से आपको साइकिल देखनी पड़ेगी। मान लो आप कह रहे हो वो तार भी दे रही है, हीट में भी आ रही है, डोके भी कर रही है, बोल भी रही है, तब भी आप उसको नेचुरल सर्विस करा रहे हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करा रहे हो, तो टाइमिंग का भी गड़बड़ हो सकता है कि आप जैसे अगर वो सुबह बोल रही है या तार दे रही है तो आप शाम को एआई कराएं, वो शाम को बोल रही है तो आप सुबह कराएं। टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू है। कई बार ये होता है कि जो अंडा निकलता है या ओव्यूलेशन जिसको कहते हैं वो होता है, हीट में आता है पशु, ओव्यूलेशन टाइमिंग की वजह से आप सर्विस पहले करा देते हैं, ओव्यूलेशन बाद में हो रहा है, अंडा बाद में बन रहा है, आपने सर्विस पहले करा दी, इसीलिए भी हो जाता है। तो वो हीट को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर हीट में नहीं आ रही है तो आपको उसको मिनरल मिक्सचर जो है रेगुलर बेसिस पे 50 से 100 ग्राम वजन के हिसाब से हर रोज उसको 1 महीने तक देना पड़ेगा। पहले पशुओं के पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए उसको 1 खुराक, और फिर 15-20 दिन तक लगातार उसको मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन पे रखिए। फिर जहाँ तक है वो हीट पे आ जाएगी और आपको प्रॉपर साइंस भी हीट के दिखेंगे फिर। जी बिल्कुल, और बेहतर स्थिति ये भी कि आपके जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह एक बार ज़रूर ले लें, पशु की जांच करा लें, क्योंकि अगर और भी कोई इस तरह की संभावना रहती है कि कहीं पशु को किस तरह का रोग ना हो, संक्रमण ना हो, तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं वो भी दे सकते हैं और फिर आप समय रहते उसका उपचार भी करा सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं बकरी पालन से कैसे उद्यमिता विकास हो सकता है और बदलते मौसम में पशुओं का किस तरीके से रखरखाव करना चाहिए जिससे हमारे जो पशु हैं वो निरोगी रह सके और उनके जरिए हमें अधिक से अधिक लाभ आने वाले समय में भी मिल सके। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ टोल फ्री नंबर बल्कि ईमेल के जरिए भी आप भी जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और मेल पर ही एक सवाल हमारे पास आया हुआ है साजिद खान जी का, जो कि बकरी पालन से संबंधित जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इसके लिए कहां से हमें ऋण मिल सकता है और कहां प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज जी का। हम उम्मीद कर रहे हैं उनको आवाज़ हमारी पहुंच जाए इस बार। डॉक्टर मनोज, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए, फिलहाल तकनीकी कमियों की वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे और जो दर्शक हैं हमारे उनसे माफ़ी चाहेंगे। आपके सवालों को लगातार हम साझा यहाँ करते रहेंगे, फिर चाहे बकरी पालन से संबंधित हो या जो हमारे पशुपालक जानना चाह रहे हैं कैसे किस तरह का रखाव उनको करना चाहिए अपने पशुओं का। और ख़ासतौर से डॉक्टर नेहा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हम हमारे जो पशु हैं उनकी लगातार निगरानी तो हम रखते हैं, लेकिन जो प्रबंधन की जब बात कही जाती है, लगता है कि शायद पशु हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसा आप पहले बता रहे थे कि अब अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो जिस तरह के तापमान में बदलाव हमें महसूस होता है उनकी भी वही स्थिति होती है। तो ऐसे में किस तरह का एक जो वातावरण है उनको चाहिए होता है? जी डॉक्टर नेहा। हाँ, जैसे हमने आवास अभी सर्दियों में आवास को पूरा ढक रखा था, तो अब हम गर्मी में ये कर सकते हैं कि खिड़कियों दरवाजे में से जो पर्दे लगे हुए हैं वो हटा दें। जो एंट्रेंस है पशुओं की, वहाँ पे टाट का या बोरे का जो है एक पर्दा लगा दें, जिससे डायरेक्ट जो गर्म हवा है, जब लूएं चलने लगेंगी तो वो गर्म हवा अंदर ना घुसे। उस टाट का जो पर्दा उन्होंने अगर लगाया है तो उस पर पानी छिड़कते रहें ताकि हवा जो गर्म बाहर से आ रही है वो अंदर ठंडी हवा रहे। दूसरा, बरसात के मौसम में क्या होता है, उमस जो है वो पैदा हो जाती है। अगर सब तरफ से बंद है उस पशु का आवास तो उमस उत्पन्न हो जाती है, जिससे पशु को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा, गर्मी के मौसम में या बरसात जैसे शुरू हो जाएंगी तो उस टाइम मच्छर, मक्खी, टिक्स जो हैं, बाह्य परजीवी जो हैं वो पशुओं को परेशान करने लगते हैं, तो उनका भी खास ध्यान रखना होता है। आवास की साफ सफाई, हम क्या करते हैं, पशु को टीका लगा के उसके बाह्य परजीवियों का अंदर दवाई देके, कृमि रोग नाशक अंदर के पशुओं कीड़ों का इलाज तो कर देते हैं, पर वो कीड़े शरीर पे से उतर के जो आवास में छेद हैं या कहीं गंदगी है या कोने कोने में छुप जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि आवास की भी जो क्लीनिंग है वो DDT के छिड़काव से या डेलमेथरिन के हिसाब डाल के और छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो क्रेविसेस में, जो छिद्रों में, जो दरारों में घुस गए हैं वो कृमि, वो वापस पशु पे ना चढ़ पाएं। तो आवास का इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरह का जो प्रबंधन है हमें अपनाना चाहिए आवास का। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार हरि सिंह जी, क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, एक शाहीवाल नस्ल की गाय एक सुए में कितना दूध दे सकती है, और ये भी बताना कि उसकी अच्छी खुराक कैसी होनी चाहिए ताकि दूध की अच्छी पैदावार मिल सके। चलिए, बिल्कुल। अच्छी खुराक यानी संतुलित आहार जो है वो कैसा हो जिससे अच्छा दूध उत्पादन मिले, क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर ने? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि साहीवाल गाय कितना, साहीवाल गाय जैसा आप खाना खिलाओगे उसी हिसाब से दूध उत्पादन होता है। मैक्सिमम लिमिट 18 किलो 20 किलो तक भी जो है साहीवाल गाय वो दूध दे देती है। पर अगर आपने ब्याने के बाद उसको कैल्शियम दिया है, दूध बनता है कैल्शियम से, अगर आपने ब्याने के बाद पशु को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, खनिज लवण, ये सब टाइम टू टाइम दिए हैं, और खनिज लवण तो रेगुलर बेसिस पे देते रहना चाहिए। दूसरा, जो दाना चारा है, जैसे बिनौले जो डालते हैं, जो खुराक अगर आप दोगे तो उसका दूध बढ़ेगा। जैसे जैसे आपको अगर दूध बढ़ाना है उसके पशु की खुराक बढ़ा दीजिए, उसको दाना चारा ज़्यादा दीजिए, खनिज लवण प्रॉपर मात्रा में दीजिए, और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ब्याने से 15-20 दिन पहले से शुरू करके 2 महीने तक आप उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देंगे तो वो अच्छे दूध पे आएगी। दूसरा, पेट की कीड़ों की दवाई भी उसको टाइम टू टाइम देते रहें ताकि दूध उत्पादन में कमी ना आए। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से दूध उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होगा, और एक पशुपालक के लिए काफ़ी उम्मीद उसी से रहती है कि जो दूध उत्पादन है प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में ख़ासतौर से जब हम बात कर रहे हैं आवास को लेकर, तो जो बिछावन है वो किस तरह का डॉक्टर नेहा रखना चाहिए? क्योंकि व्यावसायिक स्तर पर तो हम देखते हैं कि आमतौर पर वहाँ उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से एक बेहतर विकल्प है हमारे किसानों के पास, पशुपालकों के पास? देखिए, सर्दी में हम क्या करते हैं, बिछावन को 6-7 इंच तक मोटा कर देते हैं ताकि पशु को जो नीचे से है वो ठंडक ना चढ़े। तो जो हमने बिछावन मोटा कर रखा था उसको हम 2 इंच तक
रखते हैं बस 4 इंच। आप अगर आपने 7 इंच किया है तो आप 5 इंच हटा के सिर्फ 2 इंच तक उस बिछावन को रखिए। दूसरा, सुबह शाम जब आप पशुओं को बाहर बांधते हैं तो वो बिछावन को साफ सुथरा कीजिए। कई बार होता है गोबर पेशाब वहीं जहाँ पशु जिस स्थान में बंधा हुआ है उसी पे गोबर पेशाब वो करता रहता है, वहीं पे वो सड़ता रहता है और उसमें मच्छर मक्खी पैदा होते रहते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखिए। एक जो है अगर आप आवास बना रहे हैं प्रॉपर स्कीम के साथ तो एलिवेशन ऐसा रखिए ताकि जो गोबर पेशाब करे वो पीछे की तरफ पेशाब ना बहकर नाली में चला जाए और गोबर जो है आप पीछे कर दें तो वो पशु जो है उसमें बार बार ना तो वो पैर भरे ना अपनी पूंछ से पूरे में बिखेरे। साफ सफाई रखने का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। जी, तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जानकारी लेना चाहता हूँ हेलो। बकरी पालन पर अगर हम सरकारी लोन कराएं तो कितने % छूट मिलेगी, एवं गाय पालन पर सरकारी लोन कराएं तो कितने % छूट मिलेगी? मैं बता दूं। चलिए, बिल्कुल किस तरीके से जो अनुदान है वो मिल सकता है इस बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। डॉक्टर नेहा, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, बकरियों की जो यूनिट है 15+1, 15 बकरियां और 1 बकरा 1 यूनिट मानी जाती है। तो उसके लिए आप अपने निकटतम बैंक से बैंक में जाकर उनको बोलिए कि मेरे को बकरियों का लोन लेना है। बैंक अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको बता देगा कि आपकी बकरियों का लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बकरियों के लोन के लिए अनुदान की जहाँ तक बात है तो 25% अनुदान आपको मिलता है जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो। अगर आप अनुसूचित जनजाति जाति के हैं, SC ST जो कैटेगरीज है उनके लिए आपको 90%, मान लो 90,000 का 98,000 का लोन है तो आपको 88% जो है वो छूट मिलती है। उसके लिए आपको 15 बकरियों और 1 बकरे की टैगिंग करा के इंश्योरेंस वगैरह सब कराना पड़ेगा। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाइए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। और वो पशु चिकित्सालय में जाने पे आपको ये भी पता चलेगा कि टाइम टू टाइम 11-11 दिन की हर तरह के भेड़ बकरी पालन, सूकर पालन, मत्स्य पालन सबके बारे में 11-11 दिन की रिफ्रेशर कोर्सेज जो होते हैं जो हम किसानों को कराते हैं, जिससे कैसे पशुओं को पालना है हर तरीके के उनकी जानकारी भी अस्पताल में मिल जाती है। तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक और ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आया है रमेश चंद जी का। रमेश चंद जी जाना फतेहाबाद हरियाणा से हैं। इनका सवाल है कि जो इनके पास पिछले व्यास भैंस का दूध करीब 14 किलो था, लेकिन अब वो दोबारा आई है तो दूध 11 किलो हो चुका है। कैसे दूध हम बढ़ा सकते हैं? और आमतौर पर गर्मियों में दूध उत्पादन में कमी भी हम देखते हैं, कैसे इसमें इजाफा किया जा सकता है? देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि पिछले ब्यात में पशु ने 14 किलो दूध दिया था, अब की बार वो 11 किलो पे आ गया है। तो वही बात है, जो आप खुराक देते हैं उसी से दूध बनता है। दूध प्रोडक्शन के लिए आपको खनिज लवण प्रॉपर मात्रा में देने पड़ेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, जब अब की बार वो ब्याई आपने उसको कैल्शियम दिया या नहीं दिया, क्योंकि जब पशु ब्याता है कैल्शियम शरीर से डिप्लीट हो जाता है और कैल्शियम से ही दूध बनता है। तो अगर उसको आपने कैल्शियम नहीं दिया है तो इसीलिए भी दूध कम हो रहा होगा। अब भी अगर आप ब्याए हुए कुछ दिन हुए तो कैल्शियम दीजिए और उसको खनिज लवण जो है हर रोज 100 ग्राम कम से कम, और उसके उसमें बिनौला खल इसकी मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, उसी से दूध उत्पादन शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक उसको पेट के कीड़ों की दवाई आपने दी है नहीं दी है, उससे भी दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर किसी वजह से पेट के कीड़े की दवाई आपने नहीं दी है, उस वजह से भी अलग अलग जो बीमारियों के लक्षण हैं वो पशुओं में नज़र आ सकते हैं। और आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब भी कोई लक्षण नज़र आते हैं तो पशुपालकों की कोशिश यही होती है कि घरेलू उपचार जो है वो अपने पशु का किया जा सके। इसको आप कहाँ तक सही मानती हैं डॉक्टर नेहा? कि क्योंकि हमारे जो पशु चिकित्सक हैं, पशुपालकों का कहना यही होता है कि दूर दराज इलाके में जाना पड़ेगा या उनसे संपर्क नहीं होता, लेकिन बतौर पशु चिकित्सक आपके सामने भी चुनौती रहती होगी कि हर एक पशुपालक के यहाँ तक पहुँचना, उसको जानकारी देना। किस तरीके से आप इसको सही मानती हैं? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं मुकुल। हर पशुपालक के घर जाके हम पशु को नहीं देख सकते हैं। कई बार होता है घरेलू उपचार, जैसे किसी चीज़ के लिए तेल दे दिया, किसी के लिए बूरा दे दी, गुड़ दे दी, वो चल जाता है। पर अगर कोई सीरियस बीमारी पशु को है तो उसका घरेलू उपचार अगर करते हैं तो उससे उपचार बढ़ जाता है। जैसे ही कोई लक्षण बीमारी का दिखता है तो अगर वो अपने पशु को नहीं ले जा सकते हैं तो जाकर अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर अपने डॉक्टर से सलाह करें, लक्षण बताएं, वो बता देंगे। और बहुत कुछ सीरियस अगर बीमारी है तो कई बार हम चले भी जाते हैं घर तक। पर अगर हम हर पशुपालक के घर जाने लगेंगे तो इतनी कवरेज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो बजाय घर में उपचार करने के आप
खुद पशु को नहीं ले जा सकते हैं तो खुद जाकर कम से कम डॉक्टर से सलाह कर लें और वो आपको बता देंगे। वहाँ जो भी दवाइयाँ पशु चिकित्सालय में अवेलेबल हैं वो फ्री में आप उनको वहाँ ले भी सकते हो और बेटर उपचार जो है वो बता देंगे आपको। घरेलू उपचार हर बार जो है कारगर नहीं होता है, नहीं करना भी नहीं चाहिए, वो रोग को बढ़ा देता है। तो बिल्कुल देखिए ये ज़रूरी कि आप समय रहते आप लक्षण देखें और जो पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क ज़रूर करें। और कई सवाल हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन आइए इस बीच एक बार रुक करके देखते हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी का हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनको आवाज़ पहुँच रही है नहीं। डॉक्टर मनोज, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? अच्छा। हेलो, हम करें कि ऐसे तो कामयाब हेडफोन से। हेलो डॉक्टर मनोज, आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए फिलहाल संपर्क जो है उनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है और लगातार आपको हम जानकारियां दे रहे हैं कि अब जो बदलता मौसम है उसमें किस तरह का रखरखाव जो है हमें पशु का करना चाहिए। रखरखाव के साथ साथ डॉक्टर नेहा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो आहार है हम किस तरह का दे रहे हैं। और कभी कभी हरे चारे की हमारे पशुपालकों के सामने किल्लत भी हो जाती है या उसकी वजह से उनका मानना होता है कि कोई नुकसान जो है हमारे पशु को ज़्यादा ना हो जाए, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में भी खिला दिया जाता है। इसमें क्या आप जानकारी देना चाहेंगी? देखिए, जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता है ये बात सही है कि हरे चारे की कमी हो जाती है, पर उसके लिए पशुपालकों को पहले से ही मार्च अप्रैल में काउपी, जवार ये सब बो देना चाहिए। दूसरा, गर्मी के मौसम में जो दाना है उसमें जौ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है, वो पशु का शरीर जो है वो ठंडा रखता है। दूसरा, दाना चारा को 40 और 60 के अनुपात में पशु को खिलाना चाहिए। पानी जो है उसको एड लिब, जैसे कहते हैं कि अवेलेबल, अगर आपने खुले आवास सिस्टम को अपना रखा है तो खुले में पशु को पानी एक खेल में डाल के रखिए ताकि पानी पशु पीता रहे, पानी की कमी ना हो। और अगर आप बाल्टी से उसको पिला रहे हैं, खूंटे पे आपने उसको बांध के छोड़ रखा है और पानी बाल्टी से पिला रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 बार उसको दिन में पानी पिलाएं। नमक जो है वो भी उसके जो है खाने में ऐड करें और आटा मिला के पानी पिलाने से भी शरीर का तापमान जो है नियंत्रित रहता है। जी, तो देखिए जो तापमान है कैसे वो नियंत्रित रह सकता है पशुओं का, इस बारे में ये आपको ज़रूर इस बात का गौर करना चाहिए। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे किस तरह का जो रखरखाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और कितना लाभ इस रखरखाव के ज़रिए, प्रबंधन के ज़रिए आपको मिल सकता है अपने पशु से, उनको निरोगी रख के। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बदलते मौसम में किस तरीके से पशुओं का रखरखाव आपको करना चाहिए, यानी किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, और साथ ही बकरी पालन से कैसे उद्यमिता विकास हो सकता है। आज के समय में हमारे देश में ना जाने कितने ही ऐसे युवा हैं जो कि लगातार बकरी पालन से जुड़ रहे हैं और उद्यमिता विकास को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और आइए एक बार और आखिर बार कोशिश करके देख लेते हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनका मानना है कि लगातार कोशिश करनी चाहिए, हम भी यहाँ कोशिश कर लेते हैं। फिलहाल डॉक्टर मनोज जानना चाहेंगे, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज ना आ रही है थोड़ा बहुत साफ तो नहीं आ रही है लेकिन आ रही है। अगर आप सुन सके तो मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना फायदा उनको हो सकता है बकरी पालन से जुड़कर। हाँ, देखिए जो बकरी पालन है ये जो है बेहद लाभकारी उद्योग है। और अब जो है जैसा कि अब तक कहा जाता था कि बकरी केवल गरीब लोगों की गाय है, अब ये विचारधारा एकदम बदल चुकी है। जो बकरी पालन है उसमें जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो अन्य जो गाय भैंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। इसमें रिस्क बहुत कम है, इसको बहुत कम लागत से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए जो मार्केट है वो रेगुलरली अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा, पशुपालन विकास मंत्रालय के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दी गई हैं जो कि बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो छोटे किसान हैं, जिनके जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए ये बेहद उपयोगी है, सभी वर्ग के किसानों के लिए उपयोगी है। जी बिल्कुल, काफ़ी उपयोगी है। लेकिन खासतौर से प्रशिक्षण की अगर बात की जाए डॉक्टर मनोज, किस तरीके से लगातार जो प्रशिक्षण हैं वो संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं, या कोई अगर बकरी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहता है तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है? हाँ, देखिए क्या है कि अगर बकरी पालन को एक उद्योग या एंटरप्राइज के रूप में लेना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए हमें प्रशिक्षण लिया जाए। साथ ही प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं जिसमें उनको 50% तक सब्सिडी दी जाती है, तो वो भी किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के द्वारा ये जो प्रशिक्षण है वो सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ये एक वर्ष में कम से कम 6 बार राष्ट्रीय स्तर पर बकरी पालन, कॉमर्शियल गोट फार्मिंग पर प्रशिक्षण देता है। और इसके लिए मैं जो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी CIRG हेल्पलाइन नंबर है, तो किसान भाई एक तो उसको नोट कर लें, तो उससे ये पता चलेगा कि आगामी प्रशिक्षण कब होने वाला है। तो जो नंबर है वो है 0565 297 0999। इसके अलावा जो वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं जी, www.cirg.res.in। जी, तो ये देखिए दो महत्वपूर्ण विकल्प, ना सिर्फ www.cirg.res.in पर भी जाकर आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। और साथ ही डॉक्टर मनोज, एक ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया सम्राट मंजीत भारती का। वो जानना चाह रहे हैं कि बकरी में कौन सी नस्ल का वो ले सकते हैं, कौन सी बेहतर नस्ल अगर और अच्छा लाभ वो लेना चाहते हैं इसके लिए। हाँ, देखिए जो आजकल जो बकरी पालन के जो एंटरप्रेन्योर मॉडल्स हैं वो कई रूप में डेवलप हुए हैं। तो जो लोग, एक तो क्या है कि बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो जैसे जो क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा उत्पादन करती हैं। साथ ही साथ क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है, जैसे कि अगर आप दूध उत्पादन के लिए बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बीटल, जमुनापारी, झकराना, सुरती, जालावादी, गोहिलवादी ये नस्लें हैं। अगर मांस उत्पादन के लिए करना चाह रहे हैं तो बर्बरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी, संगमनेरी। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो किसान भाई जिस क्षेत्र विशेष के रहने वाले हैं, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी नस्ल उस्मानाबादी है, संगमनेरी है जी। अगर आप बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड के रहने वाले हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त नस्ल ब्लैक बंगाल है। अगर आप यूपी MP के रहने वाले हैं तो आप बर्बरी, सिरोही, सोजत, झकराना इनके साथ जा सकते हैं।
जी, अलग अलग नस्लें हैं, देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और ये बेहद ज़रूरी कि आप क्षेत्र विशेष के आधार पर ही जो नस्ल है उसका चयन करें। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, हमारी भैंस है ना, वो बार बार जीभ निकालती है, किस वजह से निकालती है, ये पूछना था। जी, मैं चाहूँगा अपना सवाल एक बार आप दोहरा दें। भैंस है ना, भैंस जी, तो जीभ निकालती है बार बार, जीभ निकालती बोलते हैं ना, डोरा निकालती है बार बार। चलिए, महेंद्रगढ़ हरियाणा से संजय जी जानना चाह रहे हैं, जो इनकी भैंस से बार बार जीभ निकालती है, ज़्यादा आम सामान्य से अधिक, तो क्या किसी रोग का लक्षण हो सकता है, कोई और वजह? नहीं, अगर सिर्फ जीभ निकाल रही है तो ये खास रोग का कोई लक्षण नहीं है, पर अगर लगातार उसकी लार बह रही है, नाक से बह रही है, मुंह से बह रही है, वो जीभ उसकी सूखी है, गीली है, वो तो देखकर ये पता चलेगा कि वो क्यों निकाल रही है। अगर लार ज़्यादा डाल रही है तो भी वो बीमारी का लक्षण है। अगर जीभ उसकी सूख गई है, जो मजल है, नाक का हिस्सा है, वो भी अगर सूख गया है तो वो भी बीमारी का लक्षण है। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर एक बार पशु चिकित्सक की राय ज़रूर ले लें अपने पशु को दिखाकर। जी, तो ये ज़रूरी कि आप जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें, उनको आप दिखा सकते हैं। और ख़ासतौर से ऐसे में डॉक्टर नेहा, जो गर्भित पशु हैं उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, या किस तरह का रखरखाव ख़ासतौर से उनको चाहिए होता है? देखिए, सेम जो गर्मी का है वो स्ट्रेस गर्भित पशुओं पे और भी ज़्यादा आ जाता है, तो उनको गर्मी से बचाना है, पानी प्रचुर मात्रा में देना है, पेट की कीड़ों की दवाई 6 महीने तक दे सकते हैं, वो ज़रूर देनी है, खनिज लवण जो है रेगुलर मात्रा में देना है, हरा चारा जो है, क्योंकि पशु जो है गर्मी में खाता कम है, तो हरा चारा ज़्यादा डालें, क्योंकि उसमें 70 से 80% पानी होता है, तो वो जो उसके पानी की कमी है शरीर में वो पूरी करेगा। दूसरा, पशु दिन में जब गर्मी होती है तो आमतौर पे पशु कम खाता है, तो आप ये करें कि रात को उसकी खोर में खाना डाल दें, ताकि वो जो अपनी भूख शांत कर ले, रात को खाना खा के दिन में अगर वो ना भी खाए तो उसका पेट भरा रहे। तो ये खास बात ध्यान रखने की है। दिन में गर्मी की वजह से पशु कम खाते हैं, तो उनको रात को खाना डाल के छोड़ दें। एक उनकी खोर में जो है जो सेंधा नमक आता है, या नमक जो आता है लाहौरी नमक जिसको कहते हैं, वो डाल के छोड़ दें। पशु, गर्भित पशु भी उसको चाटता रहेगा, तो उसमें पानी की कमी नहीं होगी और उसमें गर्मी का भी असर कम होगा। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और ईमेल के ज़रिए सवाल हमारे पास आया है सरोज जी का, महाराष्ट्र से। डॉक्टर मनोज जी ये जानना चाह रहे हैं कि पीपीआर के लक्षण किस तरीके के, और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो बकरी पालन में जो पीपीआर नामक बीमारी है, तो ये एक वायरस के द्वारा होती है, और इसमें बकरी को बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज दस्त होते हैं, और उसकी जो आंखें हैं और जो चेहरा है, जो मुंह है, उससे झाग भी निकलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसका जो एकमात्र जो उपचार है वो बचाव है, वो टीकाकरण है। तो बकरी पालन में जो पीपीआर का टीका है वो 3 वर्ष में एक बार लगता है, और जब बकरी 3 महीने की हो जाती है उसके बाद ये टीका लगना आरंभ हो जाता है। जी, मैं साथ ही ये भी बात कहना चाहूँगा कि जो पीपीआर, एंटेरोटॉक्सीमिया, एफएमडी, ये 3 और एचएस, ये बकरियों की 4 प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं। तो सभी जो बकरी पालक हैं, जो व्यावसायिक स्तर पर जाना चाहते हैं या ट्रेडिशनल तरीके से भी रखना चाहते हैं, कृपया वो अपनी बकरियों का टीका जरूर लगवाएं। ये राज्य सरकार के जो पशु चिकित्सा विभाग है वहां से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ बाजार में भी उपलब्ध है, और ये इन टीकों में ये लिखा रहता है कि आपको कौन सा टीका 3 वर्ष बाद लगना है, कौन सा 1 वर्ष के बाद लगवाना है, और कितनी मात्रा में लगना है और किस तरीके से। बिल्कुल सारी जानकारी यानी दी जाती है, और सरकार की तरफ से भी एक मुहिम के तौर पर जो टीकाकरण अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। कई ऐसे टीके हैं जो पूरी तरीके से निःशुल्क हैं, और कोशिश यही कि जो पशु हैं, फिर चाहे वो गाय भैंस का पालन कर रहे हैं या बकरी पाल रहे हैं, वो निरोगी रह सकें। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं हरदा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका संदीप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हरदा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश हम कर रहे हैं इनकी आवाज़ जो है हम तक पहुंच सके, अपना सवाल जो है ये पूछ सकें। हेलो
संपर्क फिलहाल इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है और लगातार जैसा हमने आपको बताया कि कैसे ना सिर्फ जो हमारे पशु हैं उनका रखरखाव हमें कैसे करना है, या अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो कैसे उसमें उद्यमिता विकास हो सकता है। डॉक्टर मनोज, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बकरी पालन से उद्यमिता विकास की बात करते हैं तो आज के समय में किस तरीके से एक नया रुझान आपको नज़र आता है, खासतौर से जब एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, एग्री स्टार्टअप आज के समय में आ रहे हैं, ऐसे में जो बकरी पालन से कैसे वो जुड़कर लाभ ले रहे हैं? देखिए, जो बकरी पालन के द्वारा उद्यमिता विकास में ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हम जो तकनीकी ज्ञान है और जो अपना स्किल है उसको ठीक करें, और इसके अलावा जो 4-5 महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जो उच्च गुणवत्ता वाले पेडिग्री और प्योर ब्रेड हम एनिमल्स को रखें जी। बकरियों के लिए जो उनके लिए कंफर्टेबल जो आवास है उसकी हम व्यवस्था करें, और बकरियों के लिए जो उनकी उत्पादकता उम्र के आधार पर जो उनका जो बैलेंस राशन है वो हम उनको उपलब्ध करवाएं जी। और साथ ही साथ जो हम मार्केटिंग है उसको भी हम एक्सप्लोर करें। अभी बहुत सारे जो किसान भाई हैं तो वो बकरी को दूध उत्पादन के लिए भी पाल रहे हैं, या मांस के साथ दूध भी पाला जा सकता है, साथ ही साथ वो वर्मी कंपोस्टिंग भी कर रहे हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध के द्वारा हो, मीट के द्वारा हो, स्किन के द्वारा हो, तो आजकल इन सभी चीज़ों पर सरकार के द्वारा विभिन्न स्कीम्स के तहत लोन सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही है। और साथ ही साथ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस तरह के जो एडवांस कोर्सेज हैं उनके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जैसे चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान हो, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हों, या बहुत सारे लोग जो योगर्ट है, चीज है, पनीर है, इस उद्यमिता में भी आ रहे हैं। लेकिन जो सामान्य जो बकरी पालक है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बकरियों को जब खरीदे, जो उनका फाउंडेशन स्टॉक हो वो प्योर ब्रेड हो और हाई जेनेटिक मेरिट का हो। और साथ ही साथ प्रशिक्षण में ये बताया जाता है कि हमें उनका जो ब्रीडिंग मैनेजमेंट है, फीडिंग मैनेजमेंट है, हाउसिंग मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से रखना है, यानी सभी जो मुख्य बातें हैं उनकी सारी जानकारी दी जाती है। और ऐसे में जब भी आप सोचते हैं कि कैसे बकरी पालन का जो व्यवसाय है, जब उसको व्यावसायिक स्तर पर हम देखते हैं तो कई ऐसे मानक हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा और उसके बाद इसमें आप अच्छा लाभ ले सकेंगे। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे बकरी पालन और इसके साथ साथ पशुओं के रखरखाव के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं बदलते मौसम में किस तरीके से पशुओं का रखरखाव आपको करना होगा और साथ ही बकरी पालन से कैसे उद्यमिता विकास की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल पाली राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मांगू सिंह जी आवाज में। हेलो 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 सर, नमस्कार जी। नमस्कार। अरे सर, हमारे से भैंस वाले सर मुझे भैंस देती है ना जी, भैंस देती है तो उसी टाइम में तो चंद बन जाता है, फिर 1 महीने के बाद में 1 पत्ता खूब बंद हो जाता है। भैंस का जो दूध उत्पादन है वो कम हो चुका है, जहाँ तक हम समझ पाए हैं। जो सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि ब्याज के बाद से जो भैंस का दूध उत्पादन है वो डॉक्टर यहाँ कम हो गया और ऐसे में किस तरह की खुराक इनको देनी चाहिए? देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि पिछले जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, पर जो बात है कि अगर दूध उत्पादन कम है तो उन्होंने ब्याने के बाद पशु को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं दिया होगा। दूसरा, खनिज लवणों की कमी होगी। पशु अगर कोई अंदरूनी बीमारी है पशु को तो भी दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो चारे का ध्यान देना है कि चारा उसको सही मात्रा में, खल बिनौला और खनिज लवण जो है उसको प्रॉपर मात्रा में मिल रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मिल रहा है। तो अगर दूध इनकी वजह से कम हुआ है, कमियों की वजह से, तो वो पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये ज़रूरी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति अगर आप कर देंगे तो शायद इस तरह की समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। साथ ही डॉक्टर मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे। बलराम पटिवाल जी हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है, बरवाला हिसार हरियाणा से। वो जानना चाह रहे हैं कि बकरी पालन का प्रशिक्षण कहाँ कहाँ दिया जाता है और कब इनको मिल सकता है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के अलावा जितने भी जो पशुपालन यूनिवर्सिटीज हैं, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। कुछ मान्यता प्राप्त एनजीओ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी देते हैं, लेकिन मैं ये उनको सुझाव दूंगा कि वो किसी सरकारी संस्थान के द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और खासतौर से बलराम जी, आप हिसार से हैं तो वहाँ पे HAU यानी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ का भी आप रुख कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। साथ ही डॉक्टर मनोज, और किस तरह की चुनौतियाँ आपको लगता है बकरी पालन में जो हमारे बकरी पालक हैं उनके सामने है, जिसके बाद अगर वो ठीक हो जाएँ तो शायद और बेहतर मुनाफा उनको मिल सकता है? देखिए, जो बकरी पालन में मुनाफा कमाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है जी। और जो अभी वर्तमान में जो आंकड़े आते हैं उसमें जैसे कि अगर कोई किसान है जो 1 रुपया लगाता है तो उसे 1.5 या 2 रुपए रिटर्न होते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है कि जो तकनीकी का एडॉप्शन है, यानी कि वो उच्च गुणवत्ता के जानवर एनिमल्स नहीं रखता है, उनको बैलेंस फीडिंग नहीं देते हैं, उनको ठीक से हाउसिंग नहीं देते हैं या मार्केट से कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बकरी पालन में किसान भाई थोड़ा सा उनको जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले बकरों से प्रबंधन है और जो उनका आहार है उसमें थोड़ा सा जो कंसंट्रेट राशन है, मिनरल मिक्सचर है ना, इनका वो समावेश करें और बकरियों को जो सही समय पर उनका प्रजनन भी होता है, सही उम्र पर भी प्रजनन होता है, इसका भी ख्याल रखें। दूसरा, एक बकरियों में एक और विषय रहता है कि जो बच्चों की मोर्टेलिटी है वो हमारे पुअर मैनेजमेंट की वजह से ज्यादा हो जाती है। तो उस समय जैसे जो बकरियां जिनके के 2, 3 या 4 बच्चे होते हैं तो उनकी जो पालन है, जो उनको दूध पिलाना है या जो उनको एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन से बचाना है या किस समय हम ऐसा उनको ब्रीडिंग को कंट्रोल करें कि किस समय वो बच्चा पैदा करें और साथ ही साथ उनको जो पेट के कीड़े की दवाई है, एंडोपैरासाइट्स को किल करने के लिए जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे जो किसान जैसे बकरी पालन से अगर 5,000 रुपए कमा रहा है तो वो 10,000 रुपए कमाने लगेगा जी। यानी जो मुनाफा है वो लगभग दोगुना हो सकता है। अभी जो है बकरी पालन में जो 2-3 मॉडल चल रहे हैं जी, जैसे कि ईद के लिए बहुत बड़ी संख्या में तो बहुत अच्छी तादाद में बड़े हाई रेट पर वो एनिमल सेल होते हैं। साथ ही साथ ब्रीडिंग एनिमल्स, उनका बहुत अच्छा मार्केट है। यानी कि जो मीट के लिए एनिमल अगर वो 8,000 10,000 रुपए के लिए जाता है
तो ब्रीडिंग एनिमल्स को 20,000 रुपए, यानी जो इनकम है वो जस्ट डबल हो जा रही है। यानी बकरी पालन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। देखिए, मुनाफे को बढ़ाने की आवश्यकता तो सिर्फ जानकारी लेने की, और वो जानकारी आज यहाँ डॉक्टर मनोज ने हमें दी। और उसके साथ साथ आप केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। जी, एक लास्ट में और कहना चाहता हूँ जी डॉक्टर मनोज, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है जी, तो कृपया जो है किसान भाई उस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का फायदा उठाएं। इसमें जो है 10 लाख से 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, और ये 50 बकरियों से लेके 500 बकरी तक अगर कोई बकरी पालक अपना उद्यम विकसित करना चाहता है तो सरकार के द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। कृपया आप सब इस योजना का लाभ उठाएं। बिल्कुल, ना सिर्फ बकरी फार्म बल्कि डेयरी फार्म के लिए देखिए इस तरह की योजनाएं हैं। फिलहाल डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ डॉक्टर मनोज हमें बता रहे थे बकरी पालन से संबंधित, और खासतौर से पशुओं के रखरखाव की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ने यहाँ इन दिनों हम देखते हैं सर्रा रोग जो है उसके मामले भी सामने आते हैं। क्या वो भी हीट स्ट्रेस की वजह से है या कोई और वजह उसके पीछे रहती है? हाँ जी, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, बरसात की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो सर्रा, गलघोटू, ये सब जो बीमारियाँ हैं इनकी शुरुआत हो जाती है जब उमस भरा मौसम आता है। तो इसीलिए जो है जून जुलाई में मुंह खुर और गलघोटू के टीके जो लगते हैं उनको अपने पशुओं को लगवा लेना चाहिए, पशुपालकों को। ये शुरुआत होती है गर्मी में ही सारी तरह की बीमारियों की, तो इसीलिए शुरुआत में ही टीकाकरण करा के सारी बीमारियों से बचा लें अपने पशुओं को। जी, और इसके साथ साथ एक भ्रांति हमारे जो पशुपालक हैं उनमें ये रहती है कि अगर हमने टीका लगवाया तो कहीं ना कहीं दूध उत्पादन कम हो जाएगा। उससे कैसे आपको लगता है कि इस सोच से हमें आगे बढ़ना होगा? देखिए, अगर पशु बीमार हो जाता है, उसे मुंह खुर बीमारी हो जाती है या गलघोटू की बीमारी हो जाती है, तो एक फाइनेंशियल लॉस जो है पशुपालक को वो तो है ही, और दूध घटेगा वो अलग, वो बीमारी के इलाज के लिए जो पैसे लगाएगा वो अलग जी। होता है गर्मी में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई दूध कम नहीं होता है। कुछ पशुओं में टीके के स्ट्रेस से या गर्मी के स्ट्रेस से दूध कम हो जाता है थोड़ा बहुत। 150 ग्राम का दूध 1-2 दिन में कम हो जाता है, तो उसका दाना चारा बढ़ा के उस दूध को आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। पर अगर पशु बीमार हो जाता है तो इलाज में जो पैसे खर्च होंगे और जो दूध से वो पशु चला ही जाएगा या मर जाएगा, ख्याल हमें रखना होगा, और समय का ख्याल भी फिलहाल हमें रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर नेहा, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो जाना आज आपने कैसे आप बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं। चलिए, हमारे जो कल के विषय रहेंगे वो आपको हम बता देते हैं, जिससे पहले से ही अपने सवाल आप तैयार रखें। कल खासतौर से बात करेंगे मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में, कैसे उनका खाद्य प्रसंस्करण आप कर सकते हैं, और बात होगी FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की भी। साथ ही आपको बता दें आप अलग अलग माध्यम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें, अगर आप अलग अलग माध्यम जो हमारे पास हैं, सबसे पहले खासतौर से अपना सवाल जो है ईमेल के जरिए आप हमारे पास पहुंचा सकते हैं। मेल ID आप सभी को याद होगी, hellokisan2015@gmail.com। और इसके अलावा अलग अलग जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं उनके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, यहाँ पर भी अपने सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और वहीं हमारा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प DD किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो आप इसको फिर से एक बार नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी TV स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी आप हेलो किसान के माध्यम से अब कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।